वेलकम इरानी में टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान, पाकिस्तान मुस्लिम नून से उनका ताल्लुक है। एडवोकेट यासिन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। यासिन साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यासिन साहब, इस गवर्नमेंट को क्या मजबूरी है, क्या दबाव है, क्या प्रेशर है कि इतनी जल्दी, यानी कि 4 दिन में तकरीबन 55 जो है बिल पास कर लिए हैं और इस कुछ दिनों में तकरीबन 80 से ज़्यादा बिल उन्होंने कर दिए। इसकी कौन सी मजबूरी है? न डिबेट है, न कानून को फॉलो किया जा रहा है, न आइन को फॉलो किया जा रहा है। देखिए सर, हमारे मुल्क की बदकिस्मती यही है कि कानून साजी बड़े तअम्मुल से, सब्र से की जाती है और कई दफा सोचना पड़ता है कि इस कानून साजी का आइंदा फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा। सही। मैं खुद हैरान हूँ कि जिस तेजी से हमारी हुकूमत ने ये जो कानून साजी शुरू की है, सही, और आंखें बंद करके कानून पास हो रहे हैं, वो बात तो मेरी भी समझ में नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई भी कानून साजी करते हैं तो उसका तरीकाकार मेरे नज़दीक ये होना चाहिए कि पहले वो एक ड्राफ्ट हो, पब्लिकली इसको पब्लिक किया जाए, असेंबली के मेंबरों में कापियां तकसीम की जाएं और पूरी डिबेट के बाद जाके वो अमेंडमेंट आनी चाहिए, जो इस वक्त नहीं हो रही। तो ये बात मेरी भी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका बैकग्राउंड क्या है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब दूसरा, यहाँ तक आपने देखा होगा कि पेट्रोल का जो मामला है वो अपनी जगह पे है, एकदम उसके रेट बढ़े, लेकिन वो बात मेरी समझ में आती है कि चूंकि आपने जो है IMF से एग्रीमेंट किया हुआ था, जो उनके पांव पकड़ के आपको कर्जा मिला, तो उसके हिसाब से तो आपने ये अमाउंट तो बढ़ाना ही बढ़ाना था, ये जानते हुए कि हुकूमत खत्म हो रही है। कल आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सामने जाना है, पर आपको ये भी अंदाजा था कि वहाँ जाने के बाद हमें किन मुश्किलात को सामना करना पड़ेगा। लेकिन IMF को ये खतरा था कि जिस तरह माजी में हुकूमत ने एग्रीमेंट की पासदारी नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गवर्नमेंट भी एग्रीमेंट की पासदारी ना करे, तो फिर क्या होगा। यासिन साहब, तो आपने चीज़ें काफ़ी ये कह दी हैं और इसके साथ ही कुछ और चीज़ें भी हैं। आपने कहा कि जिस तरह पेट्रोल बढ़ाया गया, अचानक बढ़ाया गया, आपको पता है गरीब आदमी के ऊपर जो है ना इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और 20 रुपये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आपको पता है हमारे मुल्क की आवाम के लिए, पब्लिक के लिए जिस तरह एक तो उसका पड़ेगा। दूसरी तरफ मियाँ साहब ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आज दिया है कि आवाम जो है ना रोटी को तरस रहे हैं। आपको पता है एक तरफ ये स्टेटमेंट है, आपको पता है, और दूसरी तरफ पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, तो आवाम जाए कहाँ यासिन साहब? सर देखें ना कि जिस तरह का पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, आप हर ये जुमला बोलते हैं कि कौमी मफाद में किया गया, तो कौम का मफाद इसमें तो नहीं है कि गरीब आवाम की जो है ना जिंदगी को जेलन बना दिया जाए। और जब आप इतनी महंगाई करेंगे तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट कौन करेगा? गरीब आदमी सफर करेगा, व्हाइट कॉलर भी कर रहा है। आप यकीन करें कि हमारा जैसा सफेद पोश आदमी भी आजकल क्राइसिस का शिकार है। हालात ऐसे हैं। सही वजह के जिस तरह बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस तरह से दूसरे बिल आ रहे हैं, उन बिलों के अंदर जितने टैक्स लग के आ रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आप देख लें कि कोई फर्क नजर नहीं आता। और पाकिस्तान का कौन सा वो शहरी है जो बिजली के बिलों में टैक्स नहीं देता? अच्छा, अब अगर आपको महंगाई करनी है और जिस अंदाज से आप महंगाई कर रहे हैं, जिस तरीके से आप हालात को खराब कर रहे हैं, तो फिर उसी अंदाज से बजट के अंदर लोगों की तनख्वाहें बढ़ा लेते, मजदूर की तनख्वाह 50-60 हज़ार रुपये ले जाते, ताकि वो किसी हद तक अपनी जिंदगी को गुजार सकता। तो देखें, मैं तो वो शख्स हूँ जो बिल्कुल ये नहीं वकील का फिकीर ना हो, ना बनने के लिए तैयार हूँ। मैं महंगाई के खिलाफ हूँ, जिस अंदाज में कीमतें बढ़ रही हैं उनके खिलाफ हूँ। लेकिन एक बात तो दुरुस्त है कि माजी में जो हमारी हुकूमत ने एग्रीमेंट किया, हमने उसकी वायलेशन की, उसके बाद दोबारा एग्रीमेंट करने के लिए IMF ने आपको पांव पकड़ने पे मजबूर कर दिया। अगर वो पैसा नहीं मिलता तो आज अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो हम ज्यादा क्राइसिस में आते, फिर हमारी सूरत हाल मजीद खराब हो जाती। तो कम अज कम डिफॉल्ट होने से हम बच गए। लेकिन पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम पे जो इस वक्त महंगाई का तूफान है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है।
और हमारी हुक्मरानों को इस बात पे गौर करना चाहिए। और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि तमाम सियासी जमातें, बाशमूल मेरी जमात, मैं ये बात कहता हूँ कि मुझे अफसोस तो इस बात का है कि वो अपने मसले मसाइल को देख रहे हैं। कई प्रोजेक्ट भी है, आप का ऐलान भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचने से क्यों मजबूर हैं कि पाकिस्तान के लोग कैसे गुजारा करेंगे। 80% आबादी जो गरीब लोगों की है, वो अपनी ज़िंदगी कैसे करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है मेरे नज़दीक गलत हो रहा है, मैं इसका अप्रिशिएट नहीं कर सकता। और इस मामले में मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ जो उनके मसाइल हैं, मैं उनके साथ बराबर का शरीक हूँ। और मैं कहता हूँ उनके मसाइल का हल निकलना चाहिए। नहीं निकालेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आप देखें कि इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन की बात हो रही है, साथ में मरदमशुमारी का मामला भी आपने शुरू कर दिया। तो मरदमशुमारी का अगर इशू आप टेकअप करते हैं तो फिर कम से कम 4 महीने मजीद लेट इलेक्शन कराएंगे, जो एक दफ़ा फिर आइन की खिलाफवर्जी होगी, जो मेरे नज़दीक नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। अगर असम्बलियाँ 8, 9 या 10 को टूटती हैं तो 90 दिन में करा दें। अगर 12 तारीख को टूटती हैं तो फिर आपको 60 दिन में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। यही आइन की रिक्वायरमेंट है। और मैं दहशत कानून के तालिब इल्म के ये कहता हूँ कि कहा आइन की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा आइन कहता है उस पर अमल होना चाहिए। ठीक है कि अगर माजी में पंजाब में और KP में इलेक्शन नहीं हुए, उसकी वजूहत कुछ और थी, लेकिन अब सब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। 5 साल मुकम्मल हो गए। 5 साल मुकम्मल होने के बाद वक्त पे इलेक्शन कराएं। जिस पार्टी को पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम मैंडेट देते हैं वो उसको मैंडेट दें। फ्रेश मैंडेट देने वाला आदमी आए और पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश करे। अदरवाइज जो हमारी सूरत हाल है वो तबाहकुन सूरत हाल है, तशवीशनाक है। और इसका असर जो है ना पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम पे पड़ेगा और लोग एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे। महंगाई में जब उनको खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, वो अपने हालात को बेहतर अंदाज में नहीं तो ऐसी सूरत हाल में हालात ख़राब भी हो सकते हैं, जो मेरे नज़दीक नहीं होने चाहिए। अब आपने जिस तरह कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी जिस तरह KP के पंजाब में हुई आपके सामने, अब दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट के नए सेंसस पे होंगे। अब आपको पता है कि उसमें तो काफ़ी महीने लग जाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, अब जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है ना हमें वक्त पे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अपोजिशन के अंदर भी लोग कर रहे हैं, यही हर जगह गुफ्तगू हो रही है। सर, अगर 3 महीने अगर डिले होती है तो हो सकता है कि 1 साल ही डिले हो जाए, ज़्यादा टाइम ही डिले हो जाए, जिस तरह की कानून साजी की गई है। क्या कहेंगे? देखें, आप एक बात देख रहे हैं कि मेरी समझ में आता है, जिस तरह MQM वाले हैं, MQM वाले जब इलेक्शन की टाइम पीरियड बिल्कुल नज़दीक आता है तो मरदमशुमारी का मुतालबा करते हैं और कहते हैं इलेक्शन। ये वक्त से पहले क्यों नहीं एतराज़ात करते, क्यों नहीं कहते कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त आपको मरदमशुमारी का इंतजार नहीं करना चाहिए। पुराने ही के तरीक़ाकार के मुताबिक आपको फ़ौरन इलेक्शन करा देने चाहिए, ताकि कोई भी पार्टी फ्रेश मैंडेट लेकर आए और वो काम करे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल करना, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसके भी बस का नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे कि अगर मरदमशुमारी के बिना पर इलेक्शन कराएं तो उनको मजीद कितना टाइम चाहिए, और अगर आप टाइम देते हैं तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी है। और उसकी खिलाफ वर्जी मैं समझता हूँ कि हमें नहीं करनी चाहिए, हमारी पार्टियों को नहीं करना चाहिए। और सियासी जमातों से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए मामला को ख़त्म करें और पाकिस्तान को बचाने की बात करें, पाकिस्तान को माशी सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिश करें। पाकिस्तान के जो हालात हैं, अदलिया के सूरत हाल आपके सामने है। और जिस तरह आपने देखा कि 2 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को नहीं रोक सकते, फिर एक दरख्वास्त चली गई और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच बना दी। भाई क्यों बना दी जब 2 जज फैसला दे चुके हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को नहीं रोका जा सकता? फिर आपने उस केस को क्यों टेकअप किया? 20-20 साल से लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनकी फिक्र नहीं है, और इनकी एप्लीकेशन आती है तो आप एक ही दिन में फिक्स कर लेते हैं। तो ये तरीकाकार मेरे नज़दीक गलत है, और इसकी वजह से लोगों को इस बात का मौका दिया जाता है कि वो अपने इदारों को बुरा भला कहते हैं। इदारों की साख बुरी तरह मजरू हो चुकी है और हालात इंतहाई ख़राब है मेरे नज़दीक। मैं तो साफ बात करता हूँ सर।
बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।